स्वतंत्रता और उसके बाद। अध्याय 33। नवजात राष्ट्र के सामने चुनौतियां। स्वतंत्र भारत का पहला दिन। 15 अगस्त 1947 ने एक ऐसे युग की शुरुआत की जिसने भारत की औपनिवेशिक अधीनता को समाप्त कर दिया और एक स्वतंत्र देश के रूप में एक नए भारत की आशा की। भारत की संविधान सभा की बैठक रात 11 बजे हुई। 14 अगस्त 1947 को राजेंद्र प्रसाद ने सत्र की अध्यक्षता की। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में संविधान सभा, संसद भवन में आयोजित एक समारोह में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में बोलते हुए अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। नेहरू ने कहा, लंबी वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक कोशिश की थी, और अब समय आ गया है कि हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरी तरह से या पूर्ण रूप से नहीं, बल्कि बहुत हद तक पूरा करें। आधी रात के समय, जब दुनिया सोती है, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आजादी के बाद पहली सरकार, गवर्नर जनरल और मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला और 15 अन्य सदस्यों ने उनकी सहायता की। सरदार पटेल ने दिसंबर 1950 में अपनी मृत्यु तक उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। लॉर्ड माउंटबेटन और बाद में सी. राजगोपालाचारी ने 26 जनवरी 1950 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया, जब भारत एक गणतंत्र बन गया और राजेंद्र को चुना गया। प्रसाद इसके पहले अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद इस प्रकार थी। 1. जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रमंडल संबंध, वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री। 2. सरदार वल्लभभाई पटेल, उप प्रधानमंत्री, गृह मामलों और राज्यों के मंत्री। सूचना और प्रसारण। 3. मौलाना अबुल कलाम आजाद, शिक्षा मंत्री। 4. जॉन मथाई, रेल और परिवहन मंत्री। 5. सरदार बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री। 6. जयरामदास दौलतराम, खाद्य मंत्री और कृषि। 7. जगजीवन राम, श्रम मंत्री। 8. C.H. भाभा, वाणिज्य मंत्री। 9. अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री। 10. रफी अहमद किदवई, संचार मंत्री। 11. नरहर विष्णु गाडगिल, निर्माण मंत्री। खान और पावर। 12. R.K. षणमुखम चैटी, वित्त मंत्री। 13. केसी नियोगी, राहत एवं पुनर्वास मंत्री। 14. B.R. अंबेडकर, कानून मंत्री से संबंधित थे। अनुसूचित जाति संघ, 1951 में इस्तीफा दे दिया। 15. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग और आपूर्ति मंत्री, हिंदू महासभा, अप्रैल 1950 में कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति। 16. नरसिम्हा गोपालस्वामी अयंगार, बिना विभाग के मंत्री, केंद्र सरकार और पूर्वी पंजाब सरकार की कैबिनेट के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करने का कार्य सौंपा गया। 17. मोहनलाल सक्सेना, बिना विभाग के मंत्री। चुनौतियों। हालांकि स्वतंत्र भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रियासतों के क्षेत्रीय और प्रशासनिक एकीकरण की तत्काल चुनौतियां, सांप्रदायिक दंगे, पाकिस्तान से विस्थापित हुए लगभग 60 लाख शरणार्थियों का पुनर्वास, भारत में रहने वाले मुसलमानों के साथ साथ सांप्रदायिक गिरोहों से पाकिस्तान जाने वालों की सुरक्षा, पाकिस्तान के साथ युद्ध, कम्युनिस्ट विद्रोह से बचने की जरूरत है आदि। मध्यम अवधि की चुनौतियां भारत के लिए संविधान का निर्माण, एक प्रतिनिधि, लोकतांत्रिक और नागरिक स्वतंत्रतावादी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण, चुनाव और कृषि में सामंती व्यवस्था का उन्मूलन आदि। दीर्घकालिक चुनौतियां राष्ट्रीय एकीकरण, आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन आदि।
भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी विभाजन के परिणामों का सामना करना पड़ा। स्वतंत्रता अधिनियम ने 3 प्रमुख समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया निर्धारित की थी। आई, दोनों राष्ट्रों के बीच सीमाओं का समझौता, ई, भारतीय सिविल सेवा और कुछ अन्य सेवाओं के उपकरण और कर्मियों का विभाजन, और ई, सैन्य संपत्ति और संरचनाओं का विभाजन। रैडक्लिफ का सीमा पुरस्कार और सांप्रदायिक दंगे। विभाजन योजना के अनुसार पंजाब और बंगाल की संबंधित विधानसभाएं 2 वर्गों, एक मुस्लिम बहुल जिलों और अन्य प्रांतों का प्रतिनिधित्व करती हैं, में मिली और 2 प्रांतों के विभाजन के पक्ष में साधारण बहुमत से निर्णय लिया। पश्चिम पंजाब जो गया। पाकिस्तान को 62,000 वर्ग मील क्षेत्र और 15.7 मिलियन लोग, जनगणना 1941 प्राप्त हुए, जिनमें से 11.85 मिलियन मुसलमान थे। पूर्वी पंजाब, भारत का हिस्सा, को 12.6 मिलियन की आबादी के साथ 37,000 वर्ग मील भूमि क्षेत्र प्राप्त हुआ, जिसमें से 4.37 मिलियन मुस्लिम थे। इसी तरह पश्चिम बंगाल 28,000 वर्ग मील के क्षेत्र और 21.2 मिलियन की आबादी के साथ भारत का हिस्सा बन गया, जिनमें से 5.3 मिलियन मुसलमान थे। पूर्वी बंगाल, जिसने पूर्वी पाकिस्तान का गठन किया, को 49,400 वर्ग मील क्षेत्र और 39.10 मिलियन लोगों, 27.7 मिलियन मुस्लिम और बाकी गैर मुस्लिम मिला। इस प्रकार रैडक्लिफ रेखा के दोनों किनारों पर आबादी का एक बड़ा वर्ग अल्पसंख्यक, धर्मवार, पाकिस्तान में -20 मिलियन गैर मुस्लिम और भारत में 42 मिलियन, बाद में घटकर 35 मिलियन मुसलमान हो गए। सीमा आयोग के समक्ष चुनौतियां। बेतुकी जल्दबाजी में ब्रिटिश सरकार ने सर सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग की नियुक्ति की। सीमा आयोग में प्रत्येक मामले में 2 मुस्लिम और 2 गैर मुस्लिम न्यायाधीश शामिल थे और गंभीर बाधाओं के तहत काम किया। रैडक्लिफ, भारत के बहुत सीमित ज्ञान के साथ और पुराने नक्शों और जनगणना सामग्री के उपयोग के साथ, सीमाओं को खींचने और विवादित बिंदुओं को 6 सप्ताह की अवधि के भीतर तय करने के लिए आवश्यक था। यद्यपि धार्मिक जनसांख्यिकी निर्णायक कारक थी, अन्य कारकों जैसे कि प्राकृतिक सीमाएं, प्रशासनिक इकाइयां, आर्थिक व्यवहार्यता, रेलवे और सड़क मार्ग कनेक्टिविटी और नहर प्रणाली जैसी अन्य ढांचागत सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाना था। सिख, एक तीसरे पक्ष के रूप में, हिंदू और मुसलमान 2 पक्ष थे, पूरे पंजाब में जनसांख्यिकीय रूप से बिखरे हुए थे। उनकी मांग है कि सभी सिख पवित्र तीर्थस्थलों को पूर्वी पंजाब, भारत का हिस्सा, में शामिल किया जाए और स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया। ऐसी कानूनी पेचीदगियों के सामने एक तर्कसंगत दृष्टिकोण ने राजनीतिक विचारों को रास्ता दिया। 1941 की जनगणना निर्णयों का आधार भी दोषपूर्ण थी। इसलिए परिणामी सीमा रेखाएं कई समस्याएं पैदा करने के लिए बाध्य थीं और कई लोगों को दुखी करती थीं। बाउंड्री कमीशन की रिपोर्ट 12 अगस्त तक तैयार हो गई थी, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने जानबूझकर इसे बनाया। 15 अगस्त के बाद जनता ताकि जिम्मेदारी। परिणाम सांप्रदायिक दंगों और उसके नतीजों का असर अंग्रेजों पर नहीं पड़ेगा। जिस तरह से ब्रिटिश सरकार ने सीमा का सीमांकन करने और अशांति के बीच देश छोड़ने का फैसला किया, वह व्यवहार करने का सबसे कठोर तरीका था। दंगों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र सांप्रदायिक दंगे अगस्त 1946 में ही शुरू हो गए थे, लेकिन विभाजन और स्वतंत्रता की घोषणा के साथ स्थिति और अधिक उग्र हो गई। जिन क्षेत्रों से होकर रैडक्लिफ रेखा खींची गई थी, वे सबसे अधिक हिंसक हो गए और सबसे अधिक हत्याएं, बलात्कार और महिलाओं और बच्चों का अपहरण हुआ। सिखों और हिंदुओं और मुसलमानों के सशस्त्र बैंड अविश्वसनीय अपराध करते हुए पंजाब के शहरों और ग्रामीण इलाकों में घूमते रहे। सीमा के दोनों किनारों पर तबाही का युद्ध शुरू हो गया था,
जब शरणार्थी ट्रेनों के आने की सूचना मिली थी, कभी कभी केवल शवों को लेकर। एक अनुमान के अनुसार लगभग 180,000 मारे गए, पश्चिम से 60,000 और पूर्व से 120,000। गांधी की उपस्थिति के कारण बंगाल के क्षेत्र और उपवास के माध्यम से उनके प्रयासों ने कम हिंसा का अनुभव किया। पंजाब से तुलना। पंजाब के बदले में मुसलमानों के नरसंहार के साथ दिल्ली में दंगे शुरू हुए, गांधीवादी उपवासों का अस्थायी प्रभाव पड़ा। बिहार में विभाजन से पहले अक्टूबर 1946 में हिंदू किसानों ने कथित तौर पर हिंदू जमींदारों द्वारा कृषि समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए उकसाया, मुसलमानों को मार डाला। इसके बाद संयुक्त प्रांत के गढ़मुक्तेश्वर में हिंसा हुई, जहां हिंदू तीर्थयात्रियों ने हजारों मुसलमानों को मार डाला। लेकिन विभाजन के बाद गांधी की पहल के कारण इन क्षेत्रों में कोई नरसंहार नहीं हुआ। इतने सारे हताहत क्यों? गवर्नर जनरल ने दंगों के खतरे का अनुमान लगाया और 50,000 पुरुषों की एक सीमा बल को इकट्ठा किया। लेकिन इस मामले में ब्रिटिश सैनिकों को अनुमति नहीं देने का नेहरू का निर्णय विनाशकारी साबित हुआ। सीमा बल स्वयं सांप्रदायिक संबद्धता में विभाजित हो गया। इसके अलावा यूरोपीय अधिकारी भारत छोड़ने की तैयारी में लगे हुए थे। लॉकहार्ट के अनुसार के कमांडर इन चीफ विचारों, भारत को सत्ता के किसी भी नियोजित हस्तांतरण के बारे में सोचने या तैयार करने में ब्रिटिश सरकारों की व्यवस्थित विफलता इस तथ्य का प्रतीक है कि रैडक्लिफ की पृष्ठभूमि और अनुभव की कमी, वह भारत आने से पहले कभी जिब्राल्टर के पूर्व में नहीं था, को होना चाहिए था। इस तरह के एक मौलिक कार्य को इतनी देर से शुरू करने के लिए कहा। वाल्टर रीड, गहना को ताज में रखते हुए, समय, ज्ञान और समझ की सीमाओं के साथ एक सीमा रेखा के अक्सर महत्वपूर्ण सामान के साथ पर्याप्त रूप से निपटना लगभग असंभव था, जैसे कि नहरों के संबंध में नहर के सिर के पानी का स्थान, सड़क और रेल द्वारा संचार, भाग्य मिश्रित या अलग थलग आबादी और ग्रामीणों के झुंड और झुंड के संबंध में चरागाह भूमि के स्थान के रूप में ऐसी अदृश्य समस्याएं। पर्सीवर स्पियर, उन्होंने रैडक्लिफ, सिंचाई नहरों और पानी का हिसाब लेने की कोशिश की। आपूर्ति ताकि मध्य पंजाब में पर्याप्त पानी हो, लेकिन जिस पैमाने के साथ वह काम कर रहा था, वह करने के लिए बाध्य था। गलतियां करते हैं। यदि गांवों को सीमा से विभाजित नहीं किया गया था, ग्रामीणों के खेतों, रेलवे स्टेशनों से अलग हो गए थे, जिन कस्बों में उन्होंने सेवा की और समुदायों को संसाधनों से, जिस पर वे भरोसा करते थे। वाल्टर रीड, गहना को ताज में रखते हुए, उनके पास बिल्कुल कोई गर्भाधान नहीं था। उन्होंने मुझे अंदर आने और उनके लिए यह चिपचिपा काम करने के लिए कहा, और जब मैंने इसे किया तो वे इससे नफरत करते थे। लेकिन वे परिस्थितियों में क्या उम्मीद कर सकते थे? निश्चित रूप से उन्होंने महसूस किया होगा कि विभाजन पर निर्णय लेने के बाद उनके पास क्या आ रहा था। लेकिन उन्होंने स्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल कोई योजना नहीं बनाई थी। रैडक्लिफ, लियोनार्ड मोस्ले द्वारा उद्धृत। ब्रिटिश राज के अंतिम दिन। भारतीय सेना, अगस्त 15 दिसंबर 31, 1947। यदि नागरिक और सशस्त्र सेवाओं के सभी कर्मियों को उनके संबंधित नए देशों में रखा गया होता तो व्यापक अव्यवस्था नियंत्रण में होती। संसाधन प्रभाग से जुड़ी चुनौतियां। भारत का विभाजन नागरिक सरकार के संसाधनों के विभाजन के साथ साथ सैन्य बलों और उपकरणों के विभाजन के साथ हुआ था। नागरिक सरकार का विभाजन। नागरिक सरकार के विभाजन को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए गवर्नर जनरल की अध्यक्षता में एक विभाजन परिषद की स्थापना की गई, जिसमें भारत और पाकिस्तान के दो प्रतिनिधि शामिल थे। परिषद को एक संचालन समिति द्वारा सहायता प्रदान की गई, जिसमें एचएम संचालन स्तर पर पटेल और मोहम्मद अली, सभी सिविल सेवकों को उस डोमिनियन के बारे में अपना विकल्प देने की पेशकश की गई जिसकी वे सेवा करना चाहते हैं।
लगभग 1,60,000 कर्मचारियों ने भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत में स्थानांतरण का विकल्प चुना। भारतीय सिविल सेवा के कर्मियों के लिए यूरोपीय और भारतीयों के बीच अंतर किया गया था। भारतीय सदस्यों को सेवा के मौजूदा पैमाने पर अपनी पसंद के देश, भारत या पाकिस्तान, में सेवा जारी रखनी थी। यूरोपीय अधिकारी अपने मौजूदा वेतन, छुट्टी, पेंशन अधिकार आदि पर सेवा में बने रह सकते थे, लेकिन अगर वे सेवानिवृत्त होना चाहते थे, तो वे विशेष मुआवजे और जल्दी सेवानिवृत्ति के हकदार थे। वित्त विभाग नकद शेष के विभाजन के साथ साथ सार्वजनिक ऋण के आवंटन ने दोनों देशों के बीच तनाव पैदा कर दिया। पाकिस्तान कुल नकद शेष का 1/4 हिस्सा चाहता था, लेकिन भारत को यह बताना पड़ा कि नकद शेष का केवल एक छोटा हिस्सा अविभाजित भारत की वास्तविक नकदी जरूरतों का प्रतिनिधित्व करता है और बाकी को केवल एक मुद्रास्फीति विरोधी तंत्र के रूप में बनाए रखा जाता है। रामचंद्र गुहा अपने इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि भारत सरकार ने स्टर्लिंग बैलेंस के पाकिस्तान के हिस्से को रोक दिया था, जो कि ब्रिटिशों को 2 प्रभुत्वों के लिए संयुक्त रूप से बकाया था, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय योगदान के कारण किए गए ऋण। यह रकम करीब 550 करोड़ रुपए थी। भारत सरकार पाकिस्तान को देय धन जारी करने की इच्छुक नहीं थी, क्योंकि वह पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयास करने से नाराज था। गांधी ने इसे अनावश्यक रूप से द्वेषपूर्ण होने के रूप में देखा। उन्होंने अनशन पर चले गए और अनशन की समाप्ति को पाकिस्तान को देय धन के हस्तांतरण पर सशर्त बना दिया। वह पाकिस्तान को और अधिक नकद संसाधन देने का निर्णय लेने के लिए कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव डालने में सफल रहे। कुछ विद्वानों के अनुसार यह एक हिंदू कट्टर द्वारा गांधी की हत्या के कारणों में से एक बन गया। रक्षा कार्मिक और उपकरण प्रभाग सशस्त्र बलों और उनके संयंत्रों, मशीनरी, उपकरण और भंडार के सुचारू विभाजन के लिए एक संयुक्त रक्षा परिषद की स्थापना की गई, जिसकी अध्यक्षता औचिनलेक ने अपने सर्वोच्च कमांडर के रूप में की। परिषद ने फैसला किया कि मुस्लिम बहुल इकाइयों को पाकिस्तान और गैर मुस्लिम इकाइयों को भारत में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, लेकिन दोनों पक्षों के बीच गंभीर मतभेदों के कारण सुप्रीम कमांडर का पद समाप्त कर दिया गया। गंभीर अराजकता के बीच ब्रिटिश सैनिकों ने 17 अगस्त 1947 से भारत छोड़ना शुरू कर दिया और यह प्रक्रिया फरवरी 1948 तक पूरी हो गई। गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 की शाम को, जब वह बिरला हवेली, नई दिल्ली में अपनी सामान्य प्रार्थना सभा कर रहे थे, महात्मा गांधी की नाथूराम गोसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना ने बनाने में राष्ट्र के माध्यम से सदमे की लहरें भेजी। सांप्रदायिकता और राष्ट्रवाद की गलत व्याख्या 2 मूलभूत कारक थे जिनके प्रभाव में गोसे ने गांधी को मार डाला। ऑल इंडिया रेडियो पर राष्ट्र के नाम एक संबोधन में नेहरू ने उस समय की मनोदशा और भावना को अभिव्यक्त किया। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है और हर जगह अंधेरा है। सबसे अच्छी प्रार्थना हम उन्हें और उनकी स्मृति की पेशकश कर सकते हैं, खुद को सच्चाई के लिए और उस उद्देश्य के लिए समर्पित करना है जिसके लिए हमारा महान देशवासी जीवित रहा और जिसके लिए वह मरा। सरदार पटेल ने लोगों से बदला लेने की नहीं, बल्कि गांधी के प्रेम और अहिंसा के संदेश का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए शर्म की बात है कि दुनिया के सबसे महान व्यक्ति को अपने पापों के लिए अपने जीवन के साथ भुगतान करना पड़ा है। जब वह जीवित था तो हमने उसका पालन नहीं किया था, कम से कम अब हम उसके चरणों का पालन करें, वह मर चुका है। नाथूराम गोसे पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। अपने मुकदमे में उन्होंने घोषणा की कि गांधी के मुसलमानों के लिए लगातार भटकने के कारण उन्होंने जैसा किया था वैसा ही किया। उनके अंतिम मुस्लिम समर्थक उपवास, जिसने अंत में मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि गांधी के अस्तित्व को एक पर लाया जाना चाहिए, तुरंत समाप्त करें।
4 फरवरी 1948 को सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह द्वारा महसूस किया गया था। सरकार ने कहा कि दक्षिणपंथी उग्रवाद जिसका प्रतिनिधित्व करने के लिए आरएसएस को देखा गया था, राष्ट्र की एकता के लिए बहुत हानिकारक होगा। हालांकि गांधी की हत्या में सीधे तौर पर शामिल नहीं था, लेकिन पंजाब हिंसा में संगठन का हाथ देखा गया था। इसने कई शरणार्थियों का समर्थन भी आकर्षित किया। यह भी अफवाह थी कि आरएसएस के सदस्यों ने गांधी की मृत्यु का जश्न मनाया था। नेहरू का मानना कि आरएसएस जैसे समूहों के हाथों पर महात्मा गांधी का खून था, भले ही उन्होंने उनकी हत्या से खुद को अलग कर लिया हो। जुलाई 1949 में प्रतिबंध हटा लिया गया, जब आरएसएस ने सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को स्वीकार कर लिया। ये शर्तें थीं कि संघ खुद को सांस्कृतिक गतिविधियों तक सीमित रखेगा और राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेगा, हिंसा और गोपनीयता के अपने एजेंडे को त्यागे, भारतीय संविधान और ध्वज तिरंगा के प्रति सार्वजनिक रूप से वफादारी का दावा, और खुद को लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर संगठित करते हैं। शरणार्थियों का पुनर्वास और पुनर्वास। विभाजन से विस्थापित हुए लोग इस अर्थ में शरणार्थी थे कि उन्होंने स्वेच्छा से अपना घर नहीं छोड़ा था। 2 नई सरकारों ने जनसंख्या के व्यवस्थित आदान प्रदान का आयोजन नहीं किया। शरणार्थी पुनर्वास दोनों सरकारों, भारत और पाकिस्तान, के लिए तत्काल चुनौती बन गया। भारत सरकार ने दिल्ली में संकट से निपटने के लिए कैबिनेट की एक आपातकालीन समिति और शरणार्थियों की देखभाल के लिए राहत और पुनर्वास मंत्रालय की स्थापना की। बड़े पैमाने पर विस्थापित लोगों की आमद को देखते हुए पाकिस्तान जाने वाले लोगों की भविष्य में वापसी के लिए सरकार द्वारा संरक्षित की जाने वाली निकासी संपत्ति की धारणा एक खाली बयानबाजी बन गई, क्योंकि शरणार्थियों को मजबूर करना लगभग असंभव था। मुसलमानों के खाली घरों में बसे, इसने बाद में शरणार्थियों की वापसी को असंभव बना दिया। पूर्वी पंजाब कुछ शरणार्थियों को अस्थायी रूप से शरणार्थी शिविरों में रखा गया था, जो 1949 तक चलाए गए थे। शहरी शरणार्थियों के लिए सरकार ने औद्योगिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाएं शुरू की, और यहां तक छोटे व्यवसाय या उद्योग शुरू करने के लिए अनुदान भी दिया जाता था। ग्रामीण शरणार्थियों को भूमि, कृषि ऋण और आवास सब्सिडी दी गई। हालांकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाए, फिर भी यह पर्याप्त नहीं था और इस तरह के लाभों के लिए विभेदित अधिकारों की एक सामान्य प्रवृत्ति देखी गई। उदाहरण के लिए, सामाजिक और सांस्कृतिक पूंजी वर्ग और जाति की स्थिति और राजनीतिक संबंधों वाले शरणार्थियों को अक्सर बेहतर सौदा मिलता था, जबकि दलित वर्गों को बहुत कम या बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। बंगाल में समस्या कहीं अधिक लंबी और जटिल थी। 1948 तक व्यक्तिगत स्तर पर संपत्ति या नौकरियों के आदान प्रदान की व्यवस्था करके केवल उच्च जाति, भूमि या मध्यम वर्ग के हिंदुओं का एक छोटा समूह पश्चिम बंगाल में चला गया। लेकिन दिसंबर 1949 और जनवरी 1950 के दौरान खुलना में हिंसा के एक नए प्रकोप के कारण बड़ी संख्या में किसानों ने पूर्वी पाकिस्तान छोड़ना शुरू कर दिया। बदला लेने के लिए फरवरी 1950 में मुस्लिम विरोधी दंगे शुरू हुए और लगभग 10 लाख मुसलमानों को पश्चिम बंगाल छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। इसने पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू विरोधी हिंसा को और बढ़ा दिया और 1951 तक लगभग 15 लाख हिंदू शरणार्थी पश्चिम बंगाल में आ गए। लेकिन भारत सरकार ने इन प्रवासियों को शरणार्थी के रूप में मान्यता नहीं दी और नेहरू ने उन्हें वापस भेजने की कोशिश की। अल्पसंख्यकों पर दिल्ली संधि शरणार्थियों की समस्याओं को हल करने और सांप्रदायिक बहाल करने के लिए दोनों देशों में शांति, विशेष रूप से बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान और साथ ही पश्चिम बंगाल में भारतीय प्रधानमंत्री
जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने 8 अप्रैल 1950 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को अल्पसंख्यकों पर दिल्ली संधि या नेहरू लियाकत संधि के रूप में जाना जाता है, जिसमें पाकिस्तान और भारत दोनों में अल्पसंख्यक समुदायों के मंत्रियों की नियुक्ति की परिकल्पना की गई थी, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर। समझौते के तहत अल्पसंख्यक आयोगों की स्थापना की जानी थी, साथ में जांच आयोगों के साथ साथ सीमा के दोनों ओर बंगाल में सांप्रदायिक दंगों के पीछे संभावित कारणों की जांच करना और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कदमों की सिफारिश करना था। समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान भी शामिल करने के लिए सहमत हुए। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल के मंत्रिमंडलों में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों और 2 केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिनियुक्ति करने का फैसला किया। प्रत्येक सरकार से एक प्रभावित क्षेत्रों में इतनी अवधि के लिए रहने के लिए जो आवश्यक हो सकता है। एक एजेंसी के निर्माण के लिए प्रदान किया गया समझौता, जिसे अपहृत महिलाओं को पुनर्प्राप्त करने और पुनर्वास का काम सौंपा गया था, इस विचार की कई विद्वानों ने आलोचना की थी। शरणार्थियों को उनके मूल घरों में लौटने के लिए प्रोत्साहित करने का विचार विफल हो गया, क्योंकि दोनों सरकारें शरणार्थियों के बीच विश्वास बहाल करने में विफल रहीं। इसके अलावा शरणार्थियों की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति के रूप में घोषित किया गया था। भारत शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 में 2016 में भी संशोधन लाया। नेहरू लियाकत समझौते के प्रावधानों की श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कहते हैं, और केसी नियोगी मुखर्जी ने विरोध में नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनका मानना कि शरणार्थी समस्या को केवल जनसंख्या के हस्तांतरण और पाकिस्तान से कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण के माध्यम से भारत में आने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए हल किया जा सकता है। भारत में शरणार्थी बस्तियों के केंद्र दिल्ली में लाजपत नगर, राजेंद्र नगर, पंजाबी बाग, निजामुद्दीन पूर्व और किंग्सवे कैंप कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें शरणार्थियों को स्थायी रूप से बसाने के लिए आवास परिसरों में विकसित किया गया था। जो लोग पश्चिमी पाकिस्तान से आए थे वे पंजाब, जिसमें उस समय वर्तमान हरियाणा शामिल थे, और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बस गए। सिंधी हिंदू गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बस गए। महाराष्ट्र में उल्हासनगर, खुशी का शहर, सिंध क्षेत्रों से शरणार्थियों को बसाने के लिए विशेष रूप से विकसित किया गया था। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों ने पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश के शरणार्थियों को समायोजित किया। सरकार ने कुछ शरणार्थियों को अंडमान द्वीप समूह में भी बसाया। वर्तमान में बंगाली अंडमान द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में सबसे बड़ा भाषाई समूह बनाते हैं। कम्युनिस्ट और स्वतंत्रता। सितंबर 1948 को दक्षिण भारत में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के बहाने भारतीय सेना ने हस्तक्षेप किया और निजाम के अधिक प्रतिरोध के बिना हैदराबाद पर अधिकार कर लिया। लेकिन हैदराबाद की आंतरिक राजनीति कम्युनिस्टों के नेतृत्व वाले तेलंगाना आंदोलन के कारण जटिल हो गई। हैदराबाद के भारत में प्रवेश से पहले कांग्रेस और कम्युनिस्टों के बीच गठबंधन टूट गया था। दिसंबर 1947 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने भारतीय स्वतंत्रता को फर्जी के रूप में "ये आजादी झूठ है" के नारे के साथ निरूपित किया था और नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को एंग्लो अमेरिकन साम्राज्यवाद की कठपुतली करार दिया था। देश के भीतर सामंती ताकतें। फरवरी-मार्च 1948 में कलकत्ता में अपनी दूसरी कांग्रेस में भाकपा ने अपनी राजनीतिक थीसिस को अपनाया, जिसने औपचारिक रूप से घोषणा की कि 15 अगस्त 1947 को स्थापित राष्ट्रीय सरकार वास्तव में भारतीय लोगों की प्रमुख दुश्मन थी और इसलिए इसे बदलने की आवश्यकता थी। सामान्य क्रांति। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कम्युनिस्ट नेताओं ने बीटी रंधीवे लाइन,
भाकपा के तत्कालीन महासचिव के नाम पर। उन्होंने घोषणा की, वर्तमान राज्य को मजदूरों, किसानों और उत्पीड़ित मध्य वर्गों के एक जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। कम्युनिस्ट विद्रोह भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में, जिसने तेभागा आंदोलन का पुनरुद्धार और कलकत्ता में एक शहरी विद्रोह देखा। कम्युनिस्टों को स्वतंत्रता पर संदेह क्यों था? उनका मानना कि वर्ग संघर्ष की नीति और कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे राज्य के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह, जिसे सहयोगी पूंजीपति वर्ग के रूप में आरोपित किया गया था, की राजनीति से जनता का ध्यान हटाने के लिए आवश्यक था। सांप्रदायिक नफरत जिसने विभाजन के बाद देश को झकझोर दिया। 2. 1940 के दशक के अंत और 1950 के दशक की शुरुआत में चीन, मलाया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और बर्मा, म्यांमार जैसे एशियाई देशों में कम्युनिस्ट सफलताएं देखी गईं। सितंबर 1947 में रूस ने अपने एक की घोषणा की। ज़दानोव थीसिस को मार्शल योजना के उत्तर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टियों की ओर से अधिक सक्रियता को प्रोत्साहित करना। इस प्रकार भारतीय कम्युनिस्ट सशस्त्र विद्रोह के लिए तैयार हो गए। 3. रामचंद्र गुहा के अनुसार भाकपा नेतृत्व ने तेलंगाना आंदोलन की प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर कांग्रेस के साथ बिखरे हुए मोहभंग को क्रांतिकारी क्षमता के रूप में गलत समझा और इसे लाल भारत की शुरुआत के रूप में सोचा। विरोधी रणनीति से संवैधानिक लोकतंत्र में बदलाव। कम्युनिस्ट आंदोलन हैदराबाद और पश्चिम बंगाल में स्थानीयकृत रहा। जन समर्थन छिटपुट और सशर्त था क्योंकि लोग आजादी के बाद इतनी जल्दी कांग्रेस को खारिज करने के लिए तैयार नहीं थे। सरकार ने भी कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया, जबकि हैदराबाद क्षेत्र में भारतीय सशस्त्र बलों ने अपनी पुलिस कार्रवाई जारी रखी। पश्चिम बंगाल में मार्च 1948 में भाकपा पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जनवरी में कम्युनिस्ट नेताओं को बिना मुकदमे के कैद करने के लिए एक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। कम्युनिस्ट नेतृत्व के भीतर चीनी लाइन और रूसी लाइन पर विभाजन थे जो 9 मई 1949 को प्रस्तावित रेलवे हड़ताल की विफलता के बाद व्यापक हो गए। सितंबर 1950 में प्रमुख कम्युनिस्ट नेताओं जैसे अजय घोष, एस.ए. डांगे और एस.वी. घाटे ने संगठन की दोषपूर्ण रणनीतियों और स्वतंत्र भारत की सही तस्वीर पर ध्यान न देने के लिए उसकी आलोचना की। नतीजतन अक्टूबर 1951 में कलकत्ता में आयोजित भाकपा की तीसरी पार्टी कांग्रेस में इसकी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का समर्थन किया गया था। इसने तेलंगाना आंदोलन को वापस लेने और किसानों, श्रमिकों और मध्यम वर्गों के लिए एक समावेशी मोर्चा बनाने का फैसला किया। नतीजतन सरकार द्वारा प्रतिबंध हटा लिया गया और भारतीय कम्युनिस्टों ने 1951-52 के आम चुनाव में भाग लिया। इस प्रकार एक विद्रोही पथ से संवैधानिक लोकतंत्र के मार्ग की ओर बढ़ रहे थे।